हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर सोनिया और मैं आपको 9th क्लास की साइंस करवा रही थी। हमने अपनी स्टार्टिंग की थी साइंस के फर्स्ट चैप्टर से। जो हमारा 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था, देखो हमने इसमें पढ़ लिया था मैटर क्या होता है, मैटर क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, इसमें एक टर्म आई थी डिफ्यूजन, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्योंकि हमने मैटर तो अपने चारों ओर देख लिया, जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं या हमें दिखाई नहीं भी दे रही हैं, जैसे हमारी एयर है, हमें दिखाई नहीं देती है बट हमें पता तो है कि एयर की भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है या उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। हमारी मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारी मेन स्टेट्स हैं। बट जैसे जैसे साइंस ने हमारी तरक्की की है तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए तो हमारी दो स्टेट्स और निकल के सामने आई। फोर्थ स्टेट है हमारी प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट है हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि तीन स्टेट्स के अलावा भी चौथी और पांचवी स्टेट भी हमारी मैटर की। तो आज हम करेंगे हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो कल हमने डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था। डिफ्यूजन होता क्या है, जैसे इंटरमिक्सिंग होती है एक मैटर की दूसरे मैटर में। सॉलिड सॉलिड में तो इंटरमिक्स हो नहीं सकता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में इंटरमिक्स हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है और लिक्विड एयर में भी हो सकता है, और एयर भी एयर में इंटरमिक्स हो सकती है। जैसे क्या है हमारी एयर में, क्या है इंटरमिक्सिंग ही तो है। जैसे क्या हमारी एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी के सभी इंटरमिक्सिंग ही तो है उनकी। तो ऐसे हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, आप इसको अच्छे से समझ लेना। और हमने किया था कल मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो हमारी एक टर्म निकल के आई थी काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है इसमें, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे मैटर की, उसकी हमारी एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पार्टिकल होते हैं जो हमारे मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रही है। फोर्स के कारण ही तो कोई चीज किसी दूसरी चीज से बंधी हुई होती है ना। मान लो आप दो बच्चे या चार बच्चे बैठे हो और आपने कस के अपने हाथों को ऐसे पकड़ रखा है, तो आपने अपने हाथों को पकड़ने के लिए क्या लगाया, एक फोर्स ही तो लगाया है, तभी तो आप आपस में बंधे हुए हो। ऐसे ही हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पेन के पार्टिकल्स हैं, वो भी आपस में बिल्कुल कस के पकड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे को। उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रही है, तभी तो वो एक दूसरे से अटैच है और हमारा जो मैटर है बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ गया है। ऐसे ही हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल बहुत दूर दूर होते हैं। हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंधे हुए। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होता है, बिल्कुल अटैच होता है, और ये एक बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको कल दिखाया भी था। तो और लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स से थोड़ा सा दूर। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं बिल्कुल, एक पार्टिकल कहीं पे है, एक कहीं पे है, एक कहीं पे है। इनके बीच में गैप भी बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है और एक दूसरे से बिल्कुल कस के, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज्यादा होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं ना, तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए तो हमारा जो लिक्विड होता है हिलता है ना। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। मान लो अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसा है अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स लगाने के बाद वो टूट तो सकता है बट उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे और इधर से उधर कंप्रेस तो नहीं हो सकते हैं, मतलब ना के बराबर ही कंप्रेस होता है लिक्विड भी हमारा, बट क्या होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनमें सॉलिड और गैसेस से के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनमें तो बहुत ही ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारी। जैसे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक इडुमिसमी डांस होता है, उसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करते हैं, ऐसे अपने हाथों को पकड़ लेते हैं ऐसे करके और पीछे से बिल्कुल क्लोजली ऐसे पकड़ लेते हैं हाथों को। तो ये तो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए, हमने ऐसा मान लिया। और सेकेंडली मान लो अगर आप बच्चों का कोई ग्रुप है और आप ऐसे खड़े हो, ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हमने मान लिए। और गैसेस के पार्टिकल्स को हम कैसे मानेंगे कि जैसे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लिया हमने और उन्होंने अपनी फिंगर्स को सिर्फ ऐसे ही टच कर लिया, ठीक है, तो हम एक फोर्थ ग्रुप और बना लेंगे। फोर्थ ग्रुप वाले बच्चे आएंगे और इनमें अगर एक दूसरे जैसे इनको टक्कर मारेंगे, पीछे से टक्कर मारेंगे या आगे से, तो क्या होगा, इनका जो बॉन्ड होगा वो टूटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली वो क्या करेंगे, इनके पास आएंगे एक दूसरे को, जैसे इनको एकदम से धकेलेंगे तो ये आसानी से इनके हाथ क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर थर्ड है जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फिंगर्स को ऐसे पकड़ा हुआ है उनको तो बिल्कुल आसानी से दूर किया जा सकता है, वो हमारे गैसेस के पार्टिकल्स हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के या फिर गैस के, वो क्या होते हैं, एक फोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं। सॉलिड में फोर्स सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उनसे कम होती है और जो गैसेस में हमारी फोर्स होती है वो सबसे कम होती है, वेरी लेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे अब स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये हमारी 3 स्टेट्स मेन होती हैं। अब हम करेंगे हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सॉलिड के बारे में भी पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे और गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी सॉलिड स्टेट। जैसे कि सॉलिड में आपने क्या देखा है, आइस है, आइस हमारी वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, हमने वाटर को ही ले लिया, तीनों की तीनों फॉर्म में हमारा वाटर ही आ जाएगा। सेकंड है हमारा लिक्विड, लिक्विड क्या है हमारा, वाटर आ गया। और थर्ड है हमारा गैस। अगर हम पानी को उबाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें से क्या निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, भाप निकलनी या फिर वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारी वाटर की क्या हो गई, गैसियस स्टेट। ये तो हमारी वाटर की ही स्टेट ले ली हमने समझाने के लिए कि इजी हो जाएगा समझने के लिए, बट फिर भी आप सॉलिड में क्या क्या ले सकते हो, सॉलिड में तो बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जैसे ईंट, पत्थर, रॉक्स, माउंटेन्स, टेबल, चेयर, बोर्ड, पेन। ओके स्टूडेंट्स, और लिक्विड में क्या क्या आ जाता है हमारा, लिक्विड में आ जाते हैं मिल्क, कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ। और गैसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, गैसेस में तो बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर वाटर वेपर्स, सब कुछ हमारे गैसेस में आ जाते हैं। फर्स्ट हम करेंगे द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारी क्या होती है, देखो सॉलिड जैसे आइस का हमने एग्जांपल ले लिया, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं, बिल्कुल एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं सॉलिड के हमारे पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज अ सॉलिड, सॉलिड होता क्या है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विद फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड क्या होती है हमारी, एक मैटर की स्टेट होती है जिसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होती है। मान लो आपने पेन ही ले लिया, पेन की क्या है, एक ही शेप रहेगी हमारी, चाहे हम पेन को कहीं पे भी रख लें, कैसे भी रख लें। ओके स्टूडेंट्स, और हम इसको कहीं पे भी रखते हैं, ये उतनी ही जगह, हर एक जगह पे अगर हम अलग अलग जगह पे रखेंगे तो ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मान लो मैंने अपने हैंड पे रख लिया, इतना ही स्पेस इसने मेरे हैंड पे ऑक्यूपाई किया। अगर मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ, टेबल पे भी उतने ही स्पेस में ये आएगा। सेकेंड है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे पे स्लिप कर जाते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है, इनका एक बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, ये पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। देखो इनके पास जगह ही नहीं है इधर से उधर जाने के लिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं ना, बिल्कुल सट के बंधे हुए हैं ये, तो ये इधर से उधर तो मूव कर नहीं सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, मान लो इनके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे या इनको कंप्रेस करेंगे, इनको हीट देंगे, तो सिर्फ ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, और वो वाइब्रेशन भी बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड क्या होते हैं, सख्त होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं। हम दबा के देखते हैं तो उनमें हमें कठोरता का अनुभव होता है। फोर्थ है हमारा, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। हम सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हमें मतलब कंप्रेसिबिलिटी तो उनमें होती ही नहीं है। बट सॉलिड के केस में 2-4 एक्सेप्शन भी हैं कि हम उनको सोचते हैं कि वो सॉलिड हैं या नहीं है। जैसे देखो ये है, कोई भी पत्थर सा लगा लिया, ये गाड़ी है ये भी सॉलिड है, ये ब्लॉक्स हैं ये भी सॉलिड है, डायमंड है ये भी सॉलिड है, ये भी हमारा सॉलिड है, आइस भी हमारी सॉलिड है। बट जो एक्सेप्शन है कुछ चीज, जैसे हमने रबर बैंड ले लिया, कोई रबर हमारी क्या होती है, हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच करने के बाद क्या होती है, वो ज्यादा स्ट्रेच करेंगे वो टूट जाती है। बट रबर क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है थोड़ी बहुत, वो हमारी सॉलिड है जी, वो बिल्कुल हमारी सॉलिड है। देखो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे सॉलिड होते हैं हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही उनकी शेप चेंज होती है। बट रबर के केस में क्या है, रबर के केस में तो है कि अगर हम रबर को खींचते हैं तो उसकी शेप भी चेंज होती है, क्योंकि पहले उसकी शेप इतनी होती है, फिर बाद में खींचने के बाद उसकी शेप ज्यादा हो जाती है, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी उसी शेप में आ जाती है। तो क्या वो सॉलिड है, जी बिल्कुल वो सॉलिड है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप under force and regains the same shape when the force is removed। जब हम रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको हम खींचते हैं बाहर की तरफ, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाती है, और जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है जैसी वो पहले थी। बट हमने तो सॉलिड के केस में ये पढ़ा है कि सॉलिड को हम ना तो कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही उस पर प्रेशर डाल के उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। रबर की तो शेप भी चेंज हो रही है, बट वो वापस अपनी उसी शेप में तो आ रही है ना, जब हम उस पे से फोर्स हटा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, सॉलिड में ही कंसिडर कर दिया। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम ज्यादा खींच देते हैं, ज्यादा फोर्स लगा देते हैं उसके दोनों कोनों पे, तो क्या हो जाता है, रबर हमारी टूट जाती है। बट जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो हटाने के बाद क्या होता है, हमारी रबर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसीलिए उसको क्या कर दिया, सॉलिड में कंसिडर किया है। सेकेंड हमारा दे रखा है, What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? बिल्कुल, ये भी हमारे सॉलिड है। क्यों है ये हमारे सॉलिड? जैसे मान लो हमने पानी ले लिया, पानी को हमने किसी जार में डाल दिया, उसी की शेप ले लेगा वाटर। और अगर हमने फिर जैसे बीकर में डाल दिया तो बीकर की शेप ले ली, मटके में डाल दिया तो मटके की शेप ले ली। अब जैसे हमने चीनी को या फिर नमक को डाल दिया किसी भी जार में, उन्होंने भी शेप तो ले ली। बट अगर हम नमक का या फिर शुगर का एक क्रिस्टल लेते हैं, शुगर के क्रिस्टल होते हैं ना, और हमारे सॉल्ट के भी क्रिस्टल होते हैं, उनको अगर हम अपने हाथ में उठा के देखेंगे तो उनकी वही शेप रहेगी और वही उनकी वॉल्यूम रहेगी, वही उनका मास रहेगा। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल, जैसे हमने एक ही सिंगल क्रिस्टल ले लिया शुगर का या सॉल्ट का, remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। अगर हम एक क्रिस्टल को कहीं भी रख देते हैं तो उसकी उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, वही उसका मास रहेगा और उसकी शेप भी वैसी ही रहेगी। और बहुत सारे क्रिस्टल्स को हम अगर जार में डालते हैं तो वो क्रिस्टल तो उस जार की शेप ले लेंगे, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि जो हमारा एक क्रिस्टल है वो मैटर करता है कि उसकी शेप कैसी रहती है। तो ये भी हमारे क्या है, सॉलिड है। थर्ड आता है हमारा, जैसे आपने स्पंज देखा होगा, व्हाट अबाउट अ स्पंज? इट इज अ सॉलिड yet we are able to compress it. Why?
जो हमारा स्पंज होता है, मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट स्पंज को तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो स्पंज होता है उसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स या फिर होल्स होते हैं। उन होल्स के अंदर क्या होता है, एयर फिल होती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है, और जब हम उसको उस पे से प्रेशर को हटा देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को हटा देते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी उसी शेप में आ जाता है। इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। द स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उनमें क्या होती है, जो हमारी एयर है वो भरी हुई होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो वो एयर बाहर निकल जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। ये हमारा सॉलिड हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा लिक्विड। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या होती है, जैसे ये क्या है, मिल्क है, ये क्या है, वाटर है, ये हमारी लिक्विड स्टेट है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको लिक्विड के आपकी डेली लाइफ में। द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज एन इंटरमीडिएट फेज बिटवीन सॉलिड एंड गैस। इंटरमीडिएट फेज का क्या मतलब होता है कि ये इंटरमीडिएट फेज है, ये सॉलिड और गैसेस के बीच का फेज होता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉलिड और गैसेस के बीच में लाए करती हैं। Particles in a liquid are subject to intermolecular attraction. However, liquid particles have more space between them, so they are not fixed in position. क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट ना कुछ ऐसी होती है, ऐसी इतनी दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे पे स्लिप करते रहते हैं। स्लिप करेंगे तो क्या होएगा, अगर मान लो पेन के पार्टिकल एक दूसरे पे स्लिप कर जाए तो पेन तो अपनी शेप में नहीं रहेगा ना। ऐसे ही लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पे स्लिप करते हैं। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे ये मूव करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड की शेप सेम एक जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए तो क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल अगर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं तो हम इसको जिस भी जार में डाल देते हैं उसी की शेप ये गेन कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट होती है। देखो इनमें ज़्यादा स्पेस होता है और इसीलिए अपनी फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होती है, हमारी थर्ड स्टेट है। गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट डजंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड साइज। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका साइज फिक्स होता है, ना ही उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही उनका फिक्स जैसे शेप होती है। गैसेस हैव लोअर डेंसिटीज देन अदर मटेरियल कंडीशन सच एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्या होती है, जो गैसेस की हमारी डेंसिटी भी कम होती है। डेंसिटी हमारी नई टर्म आई है। डेंसिटी को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, डेंसिटी हमारी होती है जैसे हमारा कोई भी मैटर है, मैटर का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी वॉल्यूम होगी। तो डेंसिटी क्या होती है हमारे मैटर की, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी डेंसिटी होती है और ये सभी मैटर्स में ये चीज लगती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमारी डेंसिटी माना जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की डेंसिटी होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। देखो सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की और फिर गैसेस की हमारी डेंसिटी होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर सॉलिड का मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मोस्टली सॉलिड्स में क्या होता है कि मास ज़्यादा ही होता है, लिक्विड में क्या होता है फिर मास कम हो जाता है, वॉल्यूम भी हमारी, डेंसिटी हमारी चलती है। मान लो मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है और मास कम है तो डेंसिटी भी कम है। और डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है हमारा। इसको हम इनवर्स रिलेशन में ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अगर हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगी, अगर हमारी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो हमारी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम
हो जाएगी। ये हमारा इनवर्स रिलेशन होता है डेंसिटी और वॉल्यूम में, और मास और डेंसिटी का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से कम होती है। Among particles there is lot of empty space। जैसे कि मैंने सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स आपको दिखाए थे, ऐसे ही गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। विच हैज़ ए लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी मैंने आपको बताई थी कि मूवमेंट से जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। गैसेस स्टेट हमारी ये है, जैसे ये भाप निकल रही है, क्लाउड्स हैं, और जो गैसेस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ऐसा होता है, बहुत दूर दूर हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये तीनों की तीनों स्टेट क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, देखो हम इसको देख लेते हैं एक बार, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इनका कंप्लीट एक बार देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की शेप, वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह इनमें कितने कितने होते हैं, गैसेस में ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। सॉलिड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी सॉलिड है, आपको देख के क्या पता चलता है, उसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है, उसकी शेप में चेंज नहीं हो सकता है। तो सॉलिड्स की हमारी शेप कैसी होती है, डेफिनेट। लिक्विड की शेप हमारी कैसी होती है, लिक्विड तो एक ही शेप में रह ही नहीं सकते, फर्श पे डालेंगे तो बहने लग जाएंगे, किसी बर्तन में डालेंगे उस बर्तन की शेप ले लेंगे, मटके में डालेंगे मटके की शेप ले लेंगे, नदी में चले गए, कभी समुद्र में, तो हमारा लिक्विड क्या होता है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, वो जिस भी जगह में जाएगा उसी जगह का आकार ले लेगा। और गैसेस की भी शेप होती है हमारी इनडेफिनिट, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स हमारे बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो भी हमारे एक शेप में नहीं रह सकते हैं। सेकंड आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड की, जैसे पेन है, पेन का एग्जांपल ही आप ले लो, पेन को आप कहीं भी रख दोगे वो उतनी ही जगह में आएगा जितनी जगह में एक जगह पे आ रहा है, चाहे पेन को आप कहीं भी डाल दो, कहीं फेंक दो, रख दो, तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी वो डेफिनेट होगी, लिक्विड की जो वॉल्यूम होगी वो भी डेफिनेट होगी। मान लो लिक्विड को हम ऐसे नहीं लगा सकते, वॉल्यूम डेफिनेट होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि अगर हमने 1 लीटर पानी को मटके में डाला है तो वो 1 ही लीटर उसकी अमाउंट रहेगी। अगर हमने उसी 1 लीटर पानी को किसी दूसरे जार में या बाल्टी में डाल दिया तब भी वो 1 ही लीटर रहेगी, हमने बोतल में डाल दिया तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। और जो गैसेस होती हैं, गैसेस की वॉल्यूम क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। कैसे होती है गैसेस की वॉल्यूम इनडेफिनेट, क्योंकि गैसेस हमारी काम करती हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग। अगर हम क्या कर देंगे, प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, उनकी वॉल्यूम कम ज़्यादा होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे क्या है, एलपीजी का सिलेंडर है, एलपीजी के सिलेंडर में क्या होता है, हमने हाई प्रेशर से क्या उसमें गैस को फिल किया होता है। अगर हम उसी गैस को कम प्रेशर से किसी सिलेंडर में स्टोर करें तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे इनकी जो वॉल्यूम होती है वो इनडेफिनेट होती है। अब बात आती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, जिनसे हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये एक तरह का बल होता है। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब वो सॉलिड और गैसेस के बीच के होते हैं, और जो गैसेस में होते हैं हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो सबसे कम होते हैं, इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स हमारे दूर दूर रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के स्ट्रक्चर देखे हैं। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है हमारा, कुछ ऐसा देखो। तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं बिल्कुल बहुत ही कम है, जैसे यहाँ पे ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। सॉलिड के केस में बहुत ही कम स्पेस होता है। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, जैसे लिक्विड के केस में हमारे पार्टिकल्स ऐसे हो गए। इनमें सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है, और गैसेस के केस में स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल्स कहीं कहीं पे लाई करते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा है, देखो इतना सारा स्पेस यहाँ पे होगा, इतना यहाँ पे हो गया। लिक्विड के केस में मॉडरेट कैसे हुए, सॉलिड से तो क्या हुआ, इनमें स्पेस ज़्यादा है और गैसेस से कम है, इसीलिए कौन सी कंडीशन में आ गए, ये मॉडरेट कंडीशन में आ गए। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में तो नेग्लिजिबल ही लगा लो, बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। सबसे ये क्या होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। आप पेन को ही कंप्रेस करके देख लो, नहीं होएगा, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। लिक्विड में भी क्या होते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, और इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल लेस कंप्रेसिबल। और गैसेस क्या होती है हमारी, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अगर ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं तभी तो हम बहुत सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में फिल करके रख लेते हैं ना, तो इसीलिए हमारी क्या होती हैं, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इसको हम एक आगे एक्सपेरिमेंट से भी करेंगे। तो ये हो गए हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने बिल्कुल मोटी मोटी सी जानकारी ले ली। नेक्स्ट आता है हमारा गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे मैंने आपको उस टेबल में बताया था सब चीज़ों के बारे में कि वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी, जो भी कुछ है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का अलग अलग होता है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ये सिरिंज ले ली, इसमें नीचे क्या है, ये कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया, ऊपर से इसका पिस्टन हटा के हमने क्या किया, सॉलिड फिल कर दिया। सेकंड में हमने क्या फिल कर दिया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया, और थर्ड में हमने क्या कर दिया, गैस फिल। ऑटोमेटिक ही गैस फिल होती है। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया, नीचे हमने कॉर्क लगा रखा है, इसमें सॉलिड फिल हो रखा है यहाँ तक। अगर हम इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आगे तक नहीं सरकेगा, ये यहीं पे रहेगा। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड हमारे लेस कंप्रेसिबल, मतलब नेग्लिजिबल होता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी, नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड के केस में थोड़ा बहुत यहाँ तक आ सकता है, मान लो यहाँ तक हमारा लिक्विड था तो बिल्कुल ना के बराबर ही ये सरकेगा, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। तो लिक्विड के केस में ऐसा हुआ। और गैसेस के केस में क्या होता है कि हम इसको कंप्रेस करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैसेस जो हमारी होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा गैसेस को हम कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे गैसेस का ये है, ये हमने कोई सिलेंडर ले लिया, ये पिस्टन लगा लिया, पहले गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे थे, इतने दूर दूर थे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला ऊपर से, क्या हुआ, गैसेस के पार्टिकल्स और भी पास पास आ गए। थर्ड में हमने क्या किया कि और भी ज्यादा प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल इतनी सी जगह में इकट्ठे हो गए और बिल्कुल पास पास आ गए, इनका स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो गया ना। और अगर हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी गैस हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड में भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, या जैसे हमारी जो एलपीजी होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, क्यों, उसमें क्या होता है, जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। हाई प्रेशर डाल देते हैं, जो गैसेस के पार्टिकल्स इतने पास आ जाते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, और वो सिलेंडर में बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा क्या होता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। इतने क्लोज आने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, हमारे पार्टिकल्स लिक्विफाई हो जाते हैं। अगर हम इन पार्टिकल्स पे और ज्यादा प्रेशर डाल देते, ज्यादा हाईली प्रेशर पे, तो क्या हो जाता है, ये भी जैसे हमारी लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर्स में भरी हुई होती है, तो वो भी क्या होती है, हाईली प्रेशर पे हम उसको स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उन पे प्रेशर डाल डाल के उनको क्या करते हैं, सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है कि वो लिक्विफाई हो जाती है। ऐसे इन पार्टिकल्स के साथ भी होता, अगर हम और ज्यादा प्रेशर डाल देते तो नेक्स्ट सिलेंडर में क्या होता, ये भी क्या हो जाती, ये गैस के पार्टिकल्स भी लिक्विफाई हो जाते। ऐसे ही हम क्या बता सकते हैं फिर, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो क्या हुए, पहले पार्टिकल्स इतनी दूर दूर थे, बाद में इतने नजदीक आ गए, प्रेशर लगाने के बाद फिर हमने और प्रेशर एक्सर्ट किया, तो क्या हुआ, वो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पास आ गए, उसके बाद क्या होता, वो लिक्विफाई भी हो जाते। ऐसे हमारी जो गैसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने देखा होगा, मान लो कि जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस,
कई बार आपने देखा है पानी को बर्फ बनते, बर्फ को फिर से पिघलते हुए, या पानी को उबलते हुए, उबलने के बाद क्या होती है, उसमें से भाप निकलती है। तो ये हमारी जो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कन्वर्जिबल होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, या फिर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। ऐसे हमारी जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो कन्वर्जिबल होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं। हम इनका कन्वर्जन देखेंगे। जो सॉलिड स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट मान लो क्या है, हमारी आइस है। आइस को हम क्या कर देंगे, हीट दे देंगे, गर्म कर देंगे, तो क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम उस लिक्विड को फिर से हीट कर देंगे, मान लो पानी को हम हीट करते हैं, वाटर को हीट करने पे क्या हो जाता है, वाटर वेपर बनने लग जाते हैं। जब पानी उबलने लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारी वो गैसियस स्टेट आ जाती है। अगर हम उस गैस को कूल करते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, मान लो पानी उबल रहा है, हमारा पानी की भाप है, आपने किसी भी कंटेनर में पानी को उबाला, उबालने के बाद जो भाप है आपने उसके ऊपर कुछ ढक दिया, कोई ढक्कन लगा दिया है, वो भाप होंगी, वो ढक्कन पे जमा हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपने अपनी गैस को बंद कर दिया। जब भी वो आपके जो वेपर्स होंगे या भाप होगी पानी की, वो ठंडी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी, वो वापस में पानी में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कि हमने गैस को कूल करके, या फिर वेपर्स को जब हमने कूल किया तो वापस से वो क्या बन गए, हमारे वाटर में आ गए। और जब लिक्विड स्टेट को हम और भी कूल कर देते हैं, मान लो पानी को हमने फ्रिज में रख दिया और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर हो गया फ्रिज का, तो क्या हो जाता है, पानी हमारा किस में चेंज हो जाता है, बर्फ में, या वाटर हमारा आइस में चेंज हो जाता है। ये पहले सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड को फिर से हीट किया, गैसियस स्टेट आई। गैसेस को फिर से कूल किया हमने, लिक्विड स्टेट आ गई। और लिक्विड को फिर से हमने कूल किया तो क्या हो जाता है, हमारा सॉलिड स्टेट आ जाती है। वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, बिल्कुल डेली लाइफ का, आप अपने घर पे भी देख सकते हो और किया भी होगा आपने। तो ये हमारा कन्वर्जन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का आपस में। कई बार ऐसा होता है, जैसे इसमें ये है कि सॉलिड से हमारा लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से फिर गैस बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है और गैस से सीधा सॉलिड बन जाता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो सॉलिड है, सॉलिड हमने क्या ले लिया, आइस ले ली। आइस ली, आइस का मान लो ये एक क्यूब हमने ले लिया। इसको अगर हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या हुआ, ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। आइस को अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है उसका, वो वाटर में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलेंगे। फ्यूजन ना बोल के हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका हम दूसरा नाम ले सकते हैं, मेल्टिंग। क्योंकि हमारी जो आइस है वो पिघल रही है ना वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, देन फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वाटर बन गया। वाटर को अगर हम अगेन हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। देखो लिक्विड को हमने हीट दी, वाटर को हमने हीट दी, तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तो हमने बोल दिया, बट हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग। क्योंकि जब पानी उबलेगा तभी तो उसमें से भाप निकलेंगी ना, और भाप निकलने के बाद ही वो भाप को हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, जब हम गैस को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था। टेम्परेचर का मैं ये वाला साइन ले रही हूँ, बढ़ाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब हमने क्या किया, गैस के टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे तो मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, वो हमारा क्या हो गया, गैस हमारी लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये क्या हुआ हमारा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस भी जैसे कि हमने कोई भी जैसे कोई पतीला था, उसमें पानी उबल रहा था, उबलने के बाद जो उसकी भाप है, ऊपर प्लेट ढक दी, प्लेट पे वो भाप इकट्ठी हो गई। पहले तो वो गैसियस स्टेट में थी, जब वो ठंडी हुई, वो भाप ठंडी होने के बाद हम क्या
क्या मिलता है हमें जब थोड़ी देर के बाद देखते हैं, जब हमारी गैस बंद हो जाती है, पानी भी ठंडा हो जाता है और वो भाप भी हमारी ठंडी हो जाती है, तो वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, कंडेंसेशन। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट में से जो पानी है क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन का भी मतलब हम आगे करेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इवेपोरेट होके क्या होता है, वो पानी भाप बन जाता है। भाप बनने के बाद वो ऊपर बादलों में पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जब वो ठंडा होता है वो पानी, तो क्या मतलब वो भाप जब ठंडी होती है हमारी, तो किस में बदल जाती है, वो वाटर में बदल जाती है। तब हमारी क्या होती है, बारिश आती है। तो हमारी यही प्रोसेस, जो बादलों में पानी की जो भाप से जो पानी बनता है, वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से ही बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड। जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो हीट को नहीं देंगे, मतलब कि कूलिंग कर देंगे। लिक्विड को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, तो क्या होता है हमारा, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होती है, जैसे वाटर का आइस में चेंज होना, ये हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, सॉलिडिफिकेशन। फिर हमारा आता है, ये तो हमने देख लिया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड में। क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बीच में क्या, किस में चेंज हो रहा है हमारा, सॉलिड लिक्विड में, गैसेस भी हमारी लिक्विड में, ऐसे चेंज हो रही है ना। बट कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं, सॉलिड सीधा डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, मान लो, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड में भी सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम डीसब्लिमेशन भी बोल देते हैं। सॉलिड से गैस में कैसे चेंज होती है कोई भी चीज, जैसे आपकी माई घरों में अपने बेड्स में या फिर किचन में कहीं पे भी नफ्तलीन बॉल्स को रख देते हैं। जैसे हमारी जो कपूर की गोलियां होती हैं, उनको हम रखते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो कपूर की गोलियां अपने आप उनकी शेप में डिक्रीमेंट आ जाता है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, कम कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो गोलियां बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं। वो कहाँ पे जाती हैं, वो जो सॉलिड होता है हमारा किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड का गैस में चेंज होना भी, जैसे कोई भी आदमी है वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना वैसे तो हानिकारक होता है हमारी सेहत के लिए, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वो भी सॉलिड से क्या होता है, सीधा गैस में चेंज होता है, क्योंकि बीच में कोई लिक्विड तो बन नहीं रहा है। सॉलिड से सीधा उसमें से क्या निकल रहा है, सिगरेट में से धुआं निकल रहा है, वो भी सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, सब्लिमेशन। या फिर जैसे आपने अपने टॉयलेट्स में क्या रखते हो, आप ओडोनिल रखते हो, वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड के जो वेपर्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और एक टाइम बाद वो ओडोनिल का जितना जो हम पैकेट में रखते हैं वो मिलता ही नहीं है हमें, तो वो भी क्या हो जाता है, सॉलिड हमारा गैस में चेंज हो जाता है। ये हमारी प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। फिर आती है गैस से सॉलिड में चेंज होने की बारी, इसको हम डीसब्लिमेशन भी बोल देते हैं या फिर सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर पे रखते हैं, अगर हम उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये हमारी प्रोसेस होती है डीसब्लिमेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा CO2 से क्या बन गया, ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोल सकते हैं। अगर हम इस पे से प्रेशर हटा देंगे और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, तो फिर जो ये सॉलिड CO2 है ये डायरेक्ट CO2 में चेंज हो जाएगी। ये हमारा क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि ये आपस में ही कन्वर्ट हो रही है ना, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, सॉलिड गैस में, तो इनका क्या होता है, हमारा इंटर कन्वर्जन होता रहता है। जैसे सब्लिमेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई अमोनियम क्लोराइड का, ये हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने बर्नर लगा दिया, ये स्टैंड ले लिया, यहाँ पे एक चाइना डिश रख ली, ऊपर क्या है, एक फनल रख ली, उसको उल्टा करके रख लिया, और इसका जो यहाँ पे जो माउथ था उस पे हमने क्या लगा दी, कॉटन लगा दिया, क्योंकि बाहर ना निकल सके कुछ भी। जब हमने यहाँ पे हमने क्या रख दिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हमने रखा,
ये कौन सी फॉर्म में था हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में था। जब हमने नीचे से बर्नर से इसको हीट दी, गर्म करते रहे तो क्या हुआ, ये हमारा जो अमोनियम क्लोराइड था ये हमें दिखाई नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, ये वेपर्स में चेंज हो गया। यहाँ पे बाहर तो निकला नहीं और यहाँ पे भी नहीं बचा, तो क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट हमारी किस में चेंज हो गई, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हमारी चेंज हो गई। ऐसे भी हमारी हम सब्लिमेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। बट समझने के लिए जो मैंने आपको बताया नेफ्थलीन बॉल्स वाला, ओडोनिल वाला, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ही हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, आपको अच्छे से इनसे पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेचर स्केल। जैसे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट आपने सुने भी होंगे, या फिर आप कहते हो सिंपल कि हाँ टेम्परेचर हमारा इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, इतने डिग्री ये है वो है, तो आपको नहीं पता है कि वो टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में है या फिर फ़ारेनहाइट में है। ये हम हमारा कल की वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।